नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी, बात करेंगे उनसे, देश-विदेश की बातें करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, हमारे आपड़ा मर्चेंडाइज़ स्टोर पर अवश्य जाएँ और जिन लोगों को पुणे में रजिस्ट्रेशन कराना है डेक्कन समिट में, वो अवश्य करा लें। तो हर्ष जी, आपके मित्र राजदीप खतनावीर सरदेसाई, वो जो है, वो तो अब ये कहते घूम रहे हैं कि साहब कि तो हम क्या करें? हम जो है वो मोदी तो रहेगा, कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही है। क्या हो गया इनको? और न्यूज़ लॉन्ड्री वाला कह रहा है कि आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए खुले में और उसके बाद रिकॉर्डेड सुना भी रहा है। देखिए सर, ऐसा है कि राजदीप सरदेसाई ने जो अभी ये तीसरी किताब लिखी है ना, मोदी जी की तीसरी विजय गाथा। इसमें पता नहीं मोदी जी की विजय गाथा के बारे में कितना लिखा है, मैंने तो पढ़ी नहीं है। लेकिन इसके प्रमोशन में राजदीप सरदेसाई जो बातें कहते हुए घूम रहे हैं और जिस लेवल तक वो चले गए हैं प्रमोशन में, अब मुझे लगता है कि इन्होंने ये तय कर लिया है कि आज तक और इंडिया टुडे में अब ज्यादा समय तक रहना नहीं है। जिस तरह की बातें ये तो कह रहे हैं। ये भी हमारे आपके साथ में आएगा मतलब? नहीं सर, उसे क्या जरूरत है सर, वो तो राज्यसभा के एमपी हैं, वो सब उन लोगों के पास तो बड़ा तामझाम है सर। यूट्यूब में तो फेल हो चुका राजदीप सरदेसाई, यूट्यूब में इसको कोई देखने वाला नहीं है। पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुए सर। उसमें तो अरे! हमारे से अभी बहुत पीछे है। आप देखो अभी खोल के चैनल इसका, कितने सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब में तो ट्राई कर ही रहा है ऑलरेडी। लेकिन बात यह कि माहौल वहां पे बन नहीं रहा। इन जैसे लोगों का माहौल तो ऐसे ही बनता है। किताब जैसे 600 रुपए की किताब लिख दी है, हर किताब पे 200-400 रुपए भी मिल रहे होंगे, तो आप समझिए कितनी कॉपियां बिक रही होंगी। ये इस तरह की चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं और हर चीज को ये डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं कि साहब हमने जो लिखा वो इतिहास में दर्ज हो। अब इसका ये कहना है, मैंने इसके कई इंटरव्यू देख लिए इस किताब के प्रमोशन के लिए। इसका ये कहना है कि आज तक के जितने भी लोकसभा चुनाव देश में हुए, उनको किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। कायदे से अगर हम देखना चाहेंगे 52 के चुनाव में क्या था, तो उस 52 के चुनाव का कोई आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसपे सारा सिनेरियो उसमें स्पष्ट हो। 57 वाला, 62, 65, जो भी मतलब सारे चुनाव। तो उसने कहा कि मेरी कोशिश ये है कि कम से कम जितने मैंने चुनाव देखे हैं, वो तो ये भी कह रहा है कि अभी जो चुनाव मैंने इससे पहले देखे, 14 से जो पहले वाले हैं, उन पे भी मैं कोशिश करूंगा कि 9 पे और 4 वाले पे भी एक किताब लिखूं, और उससे पहले वाले चुनाव जो मैंने वीपी सिंह वगैरह वाले देखे हैं, उस पे भी मैं किताब लिखूं। तो ये जो अब फुल टाइमर जो है, इसी चीज पे अपना मुझे लग रहा है कि फोकस करने वाला है। और दूसरा, जैसे कि मैं एक क्लिप देख रहा था, मुझे पता नहीं कि वो क्लिप कितनी रियल है कितनी नहीं, क्योंकि वो तो मैंने केवल सर्टेन पार्टी देखा, वो किसी ने ट्विटर पे डाली हुई थी। उसमें इसने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि पीएमओ में एक सेटअप लगाया गया है इंटरव्यू लेने के लिए, जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा चुनाव के। और उसमें वहां पे कैमरा वगैरह सब कुछ था। आप जाइए, मोदी जी आपको इंटरव्यू देंगे और उसकी फिर जो है वो कॉपी आपको दे दी जाएगी, पेन ड्राइव में डाल के या जाई में भी। आपको याद होगा कि अजीत अंजुम ने उस समय एक वीडियो बनाया था और हिरेन जोशी पे सवाल उठाए थे, जो पीएमओ में मीडिया देखते हैं, कि साहब ये जो है इस तरह से प्लानिंग करवा रहे हैं, लोगों को अपने कैमरे ले जाने की भी परमिशन नहीं है वहां पे। तो एक तरीके से राजदीप सरदेसाई ने तो इस बात की भी पुष्टि कर दी कि वहां पे जो है पहले से सेटअप लगाया गया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मोदी जी के इंटरव्यू बाहर भी शूट किए, ओपन में भी, बाहर घूमते हुए, गार्डन में कहीं और घूमते हुए। सुधीर चौधरी लेकिन ने तो पूरा मना किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अपने कैमरे लेके गए थे। उसी इंटरव्यू के बारे में तो ये कह रहा है, उसमें सुधीर चौधरी है, राहुल कंवल है और एक लेडी एंकर है, मुझे पता नहीं, और ये सारे लोग ही बैठे हुए हैं उसमें। तो एक ही इंटरव्यू था, वही इंटरव्यू था। और तो कोई इंटरव्यू मुझे याद नहीं पड़ता किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात अगर वो कह रहे हैं तो ये तो एकदम सनसनीखेज है। और इस पे तो उनके जो ऑनर हैं, अरुण पुरी साहब, उन्हें भी बिल्कुल इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ऐसा है तो उन्होंने बाहर आके ये बात कही कैसे। आप चैनल की जो इंटरनल पॉलिसी है या कोई इस तरह की अगर बात है, कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, या आप इस तरह से ओपनली इन बातों को कैसे कह रहे हो। तो मुझे लगता है इन्होंने तो ठान लिया है कि अब रहना नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे सर एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि
ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़ा कुछ तामझाम हो रहा है क्या? ये सारे जितने भी वामपंथी लेफ्ट लिबरल पत्रकार हैं, ये सारे के सारे टेस्ट मैच देखने भाग गए। बताइए, पुण्य प्रसून वाजपेयी, उसे क्रिकेट की सीन ही आती है, वो भी वहां बॉक्सिंग डे मैच देखने के लिए भाग गया है। राजदीप, वो लल्लन टॉप वाला सौरभ, सारे के सारे कुछ वहां पे अरे एजुकेशन है क्या परमानेंट उधर? भागने का इंतजाम करने गए होंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया क्या होगा साहब? और क्या, अमेरिका तो बर्बाद हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा जगह भी खूब है। वो बताइए, हम्म। भारत से 2.5 गुना उसका एरिया है, हाँ, भारत से 2.5 गुना एरिया है और 3 करोड़ से कम आबादी है, बताओ। 2.7 करोड़। हाँ, एक एक किलोमीटर में कई नंबर आता है एक आदमी के रहने का। तो इसलिए बहुत अच्छी जगह है इनके लिए। अच्छा, और वहाँ अपने भारतीय भी काफ़ी हैं, तो मन भी लग जाएगा। हम्म, और बाकी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं आजकल, तो जब हम्म, बदमाशी करनी होगी तो आ जाएँगे वापस दिल्ली, बॉम्बे। हाँ, सही बात है। और वैसे भी आजकल जो मार्केट में जो चीजें चल रही हैं और जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स चल रही है, मुझे लग रहा है कि अमेरिका तो ऑलरेडी इन्होंने सब बाइडेन वगैरह ने बर्बाद कर ही दिया। बाइडेन के टाइम में बहुत सारे बिजनेसमैन जो है यूरोप में शिफ्ट होने लगे थे। अब यूरोप में भी वही कहानी शुरू हो गई, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह बवाल मचा पड़ा है। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यही बचते हैं, और बचता ही कहाँ है, यही सेफ हेवन है। वैसे ये बताइए कि आजकल केजरीवाल की उस लेवल की प्रेस नहीं मिल रही है उसको, जैसी मिला करती थी। क्या हो गया? सोशल प्रेस मीडिया का। मतलब प्रेस कवरेज। हाँ, प्रेस कवरेज तो पता नहीं क्या हुआ अचानक ही ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर के बाद से ही डाउन है। इनके एक मीडिया सेल में एक हमारे सीनियर साथी थे, दैनिक जागरण के पुराने, वो हुआ करते थे। और उन्होंने भी जो है, जब ये जेल गए उससे 2 महीने पहले उन्होंने भी वहां से छोड़ दिया था। वो इनका पूरा मीडिया का देखते थे काम, कहाँ पे क्या छपवाना है क्या नहीं। तो सुनने में यह आया है कि सबके मन में यही भय था कि यार ये तो अंदर जा ही रहा है, धीरे धीरे सबका नंबर लगेगा, हम लोग भी जाएंगे अगर इसके साथ रहे तो उसके बाद से मामला इनका मीडिया को लेकर ठंडा पड़ गया है। खासतौर से ये जो जेल गए ना केजरीवाल लोकसभा चुनाव हुँ, के समय, उस हुँ, समय से बड़ी स्थिति खराब हुई है। केजरीवाल का 3-4 महीने जैसे भी क्या कहना चाहिए कि एक तरीके से ध्यान शिफ्ट हो जाना। वो ध्यान शिफ्ट हो जाता है ना कि अगर आप बाहर हैं और आप डेली डे बाय डे हैपनिंग्स जो हो रही हैं उसमें आप इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज तो और होती है। और एक आप ये है कि आप जेल में चले गए, वहां लिमिटेड एक्सेस है आपको हर चीज की, आपको क्या करना है, क्या पॉलिसी है, किससे मिलना है, ये सब चीजें रोज बाहर नहीं आ पाती हैं। तो उससे इनका सिस्टम पूरा का पूरा डिरेल हो गया। और खास तौर से भगवंत मान भगवंत मान ने तो सही मायने में सरकार ही लोकसभा चुनाव से चलानी शुरू की है। जैसे ही केजरीवाल को जेल हुई, भगवंत मान को छूट मिल गई। वो राघव चड्ढा उसके सिर पे बैठा रखा था, वो तो आंखों का ऑपरेशन कराने चला गया लंदन। वो तो 3 महीने नहीं लौट के आया। और उसके बाद जो है भगवंत मान ने सारी की सारी जो है वो अपने हाथ में ले ली है कमान। तो आपको क्या लग रहा है, अब हीट अप हो रहा है मामला दिल्ली के चुनाव का? दिल्ली में धीरे धीरे माहौल बन रहा है। ये लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी। लेकिन आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो रहा है कि जो इसके वर्तमान में एमएलए वगैरह हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, किसी पे इसको भरोसा नहीं है। और दूसरे जो एमसीडी के पार्षद हैं वो बहुत बड़ी संख्या में टिकट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, और अगर हमें टिकट नहीं दोगे तो हम विधायक को भी नहीं जीतने देंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति। अभी कल 2 विधायक और चले गए इनके छोड़ के, वहां पे कांग्रेस में चले गए, एक बिजवासन वाला, एक मटिया महल वाला, 2 एमएलए चले गए। मुंडका वाला चला गया था इनका एक छोड़ के, वो शायद बीजेपी में चला गया था, ये कांग्रेस में गए हैं। तो लगातार इनके जो सिटिंग और पूर्व एमएलए हैं ये लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो इस चीज से एक मैसेज तो जनता में जाता ही है कि ये नर्वसनेस महसूस कर रहे हैं। अब आज देखिए, आज इन्होंने क्या किया। आज इन्होंने ये कहा, एक राजेंद्र नगर में, जो कनॉट प्लेस से जब पूसा रोड पे चलते हैं तो राजेंद्र नगर है, तो वहां पे इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि हमने यहाँ साफ पानी पीने का वो हम ले आए हैं यहाँ पे।
वो केवल राजेंद्र नगर के उस स्पेसिफिक इलाके में जहां से इनके एमएलए हैं दुर्गेश पाठक, उस खास एक इलाके में हुआ। एक घर में वो पानी गया, केजरीवाल ने उसे पानी को पी के दिखाया ऐसे ओक में भर के, और फिर जाके वहां उसने एक सभा की। उसने कहा कि 10 साल में हम इतना कर पाए हैं कि यहाँ राजेंद्र नगर में तो हम पानी ले आए, साफ पानी, बाकी पूरी दिल्ली को अगले 10 साल में देंगे। अच्छा। ये किया है केजरीवाल ने। मतलब 10 साल में एक मोहल्ले में ले आए। हाँ, एक अगले मोहल्ले में 10 ले आए। तो अगले 10 साल में बाकी सारे मोहल्लों में कैसे ले आएंगे? इस रेट पता से तो नहीं, वो ये तो कुछ भी कहते हैं। केजरीवाल का तो ये कहना है कि जब हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली का 90% पानी टैंकरों के थ्रू सप्लाई होता था। आज 97% में जो है टोंटी का पानी जा रहा है। बिल्कुल, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इनका कोई जुबान पकड़ने वाला है थोड़े ही, कुछ भी कह दो, जो मुंह में आया वो कह दिया। हाँ, लेकिन एक ये जो इनकी बात नहीं समझ में आ रही है कि वो साहब भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या बसा दिए हैं। और दूसरी तरफ एलजी साहब ने वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का अभियान छड़वाया हुआ है। वो तो और बहुत सारे वोट कट रहे हैं इनके। और बाकी वोट भी कट रहे हैं इनके। तो वोट कट रहे हैं और उसके बीच में ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या हटाओ, बांग्लादेशी हटाओ। क्या है, क्या कौन-सा ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, ये तो सब ये बेकार की बात कर रहे हैं। रोहिंग्या हटाओ, बांग्लादेशी, इनका तो ये कहना है कि इन रोहिंग्याओं को हटाने के चक्कर में पूर्वांचलियों के भी वोट कटवा दिए हैं। ये तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये दरअसल रोहिंग्याओं के नाम पे पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। तो मनोज तिवारी ने कहा तो है उसके जवाब में, उसने कहा कि भाई अगर पूर्वांचलियों के वोट कटेंगे तो सबसे पहली चिंता तो मुझे होनी चाहिए, जो मैं सांसद हूं और पूर्वांचल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिल्ली में, तो मुझे चिंता होनी चाहिए। संजय सिंह क्यों परेशान हो रहे हैं इस बात से? ये सब तो ये बकवास कर रहे हैं। और संजय सिंह तो उसकी भी तो क्लेम है ना, तो सुल्तानपुर का ब्लैकिया है। हाँ, लेकिन वो सर ऐसा है ना कि संजय सिंह इतने इतने साल के बाद भी उस तरह का नेता तो नहीं बन पाया ना जिस तरह का मनोज तिवारी है। पॉपुलैरिटी है मनोज तिवारी की, लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीता हुआ है, तो उसका तो मुकाबला नहीं कर पा रहा ना ये। राज्यसभा का ही तो है, अब होगा कुछ भी। मानता कौन है? यूपी में गए तो थे पिछली बार टिकट बांटने के लिए, एक टिकट नहीं बिका। ब्लैक, ये सोच रहे थे ब्लैक करेंगे, वहां फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं हुआ था इनका कोई टिकट 2022 वाले चुनाव में। ब्लैक का ही धंधा फेल हो गया। हाँ सर, तो आजकल ये तो बताएं, ये ऑनलाइन का जमाना है, ब्लैक कोई लेता ही नहीं टिकट। कौन देखता है ब्लैक लेके फिल्में आजकल? ये केजरीवाल ने तो अपने सारे टिकट डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस ने आज सिलसिला आरंभ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आराम से बैठी हुई है और अभी तक चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं हैं। तो ये सर इतनी जल्दी क्यों डिक्लेयर कर दिया इसने? सर वो मैंने जवाब दिया तो है आपको। आप अगर किसी को टिकट दे दोगे तो फिर वो पार्टी छोड़ के भागने की बात नहीं करेगा ना। जो भगदड़ मची हुई है ना, उसको उसको भी तो रोकना है कि नहीं किसी तरीके से। तो ये पहली बार हुआ। मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल सबसे लास्ट में टिकट जारी कर रही थी पिछले 2-3 चुनाव से। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि चुनाव से इतना पहले, जैसे कभी मायावती उत्तर प्रदेश में किया करती थी, पहली बार देख रहा हूं कि ये इतने बड़े लेवल पे इन्होंने इस तरह से टिकट जारी शुरू कर दिए हैं। क्योंकि एक भगदड़ की स्थिति है और कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस बात को लेके कि इस बार सरकार वापस आएगी या नहीं। दूसरे, इस बात को भी लेकर अभी कोई क्लियर नहीं कर रहा कि केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बनेगा या आतिशी बनेगी या कोई और बनेगा। इस बात को भी लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। तो बीजेपी तो इंतजार कर रही है कि जितना होना है, जितना भगदड़ होनी है उतनी हो ले, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे। और वैसे भी बीजेपी हमेशा टिकट लास्ट में ही डिक्लेयर करती है, आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए। इवन जब नामांकन का 2 दिन रह जाते हैं तब तक भी वहां पे फाइनल नहीं होते। और इससे प्रत्याशियों का खर्चा भी बचता है और उसे चुनाव जल्द से जल्द मैनेज करने में जो है वो सुविधा भी रहती है। आए फटाफट 15 दिन में चुनाव लड़ा और फाइनल हो गया। जो चुनाव लंबा चलता है प्रत्याशियों पे बड़ा उसका बर्डन भी आता है, खर्चा भी बढ़ता है। ये भी तो बात है। तो मतलब केजरीवाल ने बर्डन बढ़ा दिया। बिल्कुल बढ़ाएगा, वो तो खर्चा करवाएगा। उसका तो टारगेट ही यही है। अब आप बताइए, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, अपने जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काट रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मतलब है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, अपने खर्चे पे लड़ो चुनाव।
जो था सब गोवा ओवा में लग गया, अब कमाई हो नहीं रही है कहीं से। क्यों मान साहब नहीं दे रहे कुछ? मान साहब के तो अपने लाले पड़े हुए हैं सर। नगर पंचायत और नगर निगम में बड़ा बुरा हाल हुआ है इनका, एक भी जगह मेजोरिटी में नहीं आ पाए पांचों नगर निगम में। मान साहब के तो वैसे ही लेने देने पड़े हुए हैं, वहां तो उसके खिलाफ वो अलग ही माहौल बनता चला जा रहा है। बहुत खराब हालत है मान साहब की तो। वो कहां से पैसा देगा? मान साहब को तो बस इतना अब सुकून है कि अरविंद केजरीवाल की ड्राइवरी नहीं करनी पड़ रही उन्हें, वरना केजरीवाल जो है जब देश के देशव्यापी नेता बनने की कोशिश में लगे थे, तो आपको ध्यान होगा कभी ठाकरे से मिलने के लिए जा रहे हैं, कभी स्टालिन से, कभी ममता दीदी से मिलने जा रहे हैं। लिया भाई मान अपना प्लेन लेके आजा, वहीं खड़ा हुआ मिलना। तो वो उनकी ड्राइवरी में लगे हुए थे। वो तो खुद, मैं तो बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले तो बड़ा परेशान रहा है भगवंत मान। उसे तो पिछले 7-8 महीने में ही कायदे से सरकार चलाने का मौका मिला। और ये जो आप प्रेस वाली बात कह रहे थे ना कि दिल्ली में मीडिया का वो हो रहा है, अब आप दिल्ली का अखबार उठा के देखिए, पंजाब सरकार का एक ऐड डेली होता है फुल पेज, नशा मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, इसमें हम नंबर 1 हो गए, बिजली में नंबर 1 हो गए, फलाने में नंबर 1 हो गए। भगवंत मान ज्यादा एग्रेसिव है इस समय कि उसे 2027 की अपनी ग्राउंड अभी से ही तैयार करनी पड़ रही है। वैसे भी भगवंत मान भी पता नहीं क्या सोचता होगा, वो कुछ दिनों में वो भी छोड़ के भाग न जाए। नहीं सर, भगवंत मान कहाँ जाएगा? भगवंत मान को कौन ले रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं। भगवंत मान अगर कहीं भी जाएगा, एक सांसद बनेगा, एक विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा उसको? ये तो जब रहेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में आने वाले टाइम में पंजाब में विघटन हो, ये इसकी संभावना मुझे पूरी पूरी नजर आती है। कुछ लोग तो पंजाब में पत्रकार साथी तो हमारे ये भी कहते हैं कि ये 5 साल चलने वाली सरकार नहीं है। मैंने कहा यार 92 एमएलए हैं जिसके 117 में से तुम कैसे कह रहे हो? तो उनको वे तो कभी श्योर ही नहीं है। वो कह रहे कि यहाँ के लोग, यहाँ का मीडिया ये श्योर ही नहीं है कि ये 5 साल पूरे करेगा भगवंत मान। चाहे तो इसको हटा दे केजरीवाल, चाहे ये अलग हो जाए, चाहे पार्टी टूट जाए, 5 साल इसे मान के नहीं चल रहा है कोई भी वहां पे कि ये 5 साल पूरे करेगा। अभी 2.5 साल हुए हैं इसके, पूरा आधा कार्यकाल हुआ है इसका। आइए जरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आपके क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हंगामा मचा हुआ है साहब। संभल ही संभल हो रहा है चारों तरफ। यार अब तो सारा सारा मीडिया संभल पहुंच गया है। अब तो लाइव चल रहे हैं संभल से, रोजाना लाइव हो रहे हैं, यूट्यूबर पहुंच गए कई संभल में। अच्छा सर, संभल की थ्योरी तो आपने भी बताई थी पिछले वाले उसमें, विष्णु जी के अवतार वाली जो है। तो कहीं अवतार की शुरुआत सर ऐसी तो नहीं होती, पहले एक चीज निकलेगी, मैं फिर तो यही दो कह रहा हूँ कल चीज। से कि योगी जी तैयारी शुरू करा चुके हैं। अब जल्दी कल की अवतार होगा कि हाँ भाई ठीक है, सब आपने वातावरण शुद्ध कर दिया, खोद खोद के हमारे जितने पुराने मंदिर वंदिर हैं सब निकाल दिए, सब आ गए और यहाँ पर लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, सब पूजा अर्चना कर रहे हैं और सब अपने 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 कर्म कांड कर रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में कल की अवतार हो सकता है। तो वो फिर वो कल की फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन वाली, उसका क्या होगा? उसका तो लॉजिक वो तो कुछ और दिखा रहा था वो तो पता नहीं कितने मैंने तो हजार देखी नहीं साल वो। वो उसमें भी यही है कि कल्कि का अवतार होने वाला है। वो भी तो ये कहानी थी, उसमें भी यही कहानी है उसकी। वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अलग अप्रोच से बनाएगी, वो अच्छी समझ के साथ बनाई गई फिल्म थी वो, काफी अच्छी समझ के साथ। अगर वो आज की तारीख में आई होती ना, तो उसकी पब्लिसिटी में मेन चीज यही होती, संभल वाली कहानी जुड़ी हुई होती उसके साथ में। लेकिन संभल में साहब कमाल हो रहा है, और संभल की देखा देखी में देख रहा हूँ पूरे यूपी में शुरू हो गया, ये संभल तक सीमित नहीं है। मुजफ्फरनगर में मंदिर एक पुराना खुला है, वाराणसी में जो है वो उन्होंने सनातन कौन सा संगठन है वहां का, एक हिंदूवादी, उन्होंने जाके वो मंदिर खोल दिया। वीप वाले तो चल दिए थे अगले दिन के, हम तो जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। वो एसडीएम ने हाथ वाथ जोड़े उनके, अरे भाई मान जाओ, अभी हम इसका ये देख लें कि इसका जो है मालिकाना हक वगैरह क्या है किसी का। तो यहाँ तो सब तैयार बैठे हुए हैं यूपी में, तो हर जगह से, कहीं बुलंदशहर में, कहीं कोई जगह बची नहीं रही है, सब जगह मंदिर खुल रहे हैं। और संभल का तो मुझे लग रहा है कि अब संभल में जो है उल्टा ही होने वाला है, जितनी मस्जिदें उतने ही मंदिर खुलने वाले हैं वहां। तो 3-4 तो खुल चुके अब तक
सुरंग मिल गई है, पता नहीं क्या क्या। संभल में सुरंग मिल गई, चंदौसी में। हाँ जी, वो बताते हैं 1857 और कब की टाइम की जो है क्रांतिकारियों की बनाई हुई सुरंग है। हालांकि उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें मुगल पीरियड से भी पहले की कुछ बातें हैं, क्योंकि उसमें दो जो पार्ट हैं उसके वो संगमरमर के बने हुए हैं, बाकी एक पार्ट उसका ईंटों का बना हुआ है। लेकिन जो भी है सर, देखिए मैं तो इस चीज को ऐसे देखता हूं, मैं ये नहीं कहता कि जैसे ही हमारे मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई मंदिर ये तुम कहाँ ये ढूंढते फिर रहे हो, ये कर रहे हो। मेरा तो मानना ये है कि ये एक तरह का ये तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है। हम बाबरी मस्जिद को अगर अपवाद छोड़ दें तो हम किसी को ये तो कह नहीं रहे कि हमें ये तोड़नी है, इसे तोड़ के हम करेंगे। वो तो केवल बता ही रहे हैं कि भाई देख लो इसके नीचे है मंदिर। तो ज्ञानवापी वाला नहीं, जैसा मामला यहाँ सोल्व नहीं हो पा रहा, वहां नंदी बैठा हुआ है सामने दीवार की तरफ देख रहा है। हास्यास्पद है कुछ चीजें तो सर। वो तो है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इस समय योगी जी का जो स्टार है वो इतना हाई है कि कोई उसको टच नहीं कर पा रहा है। अब मोहन भागवत जी ने ये जब बोली बात, तो उसका जो सोशल मीडिया पर जो उसकी प्रतिक्रिया आई है, वो देखी आपने? वो जब भयंकर है, वो तो सब ज्यादातर लोगों ने तो उसे योगी से ही जोड़ के देखा है कि वो योगी पे कह रहे हैं, इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसी के तरह का उसका इंटरप्रिटेशन किया है कि साहब ये जो है योगी जी के बारे में कहा है कि आप हिंदुओं के बड़े लीडर बन जाएंगे। और एक बात देखिए, संभल का और इसका जितना भी घटनाक्रम चल रहा है, इसमें योगी जी की कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं देख रहा हूं। योगी जी अपना कुंभ की तैयारियों में लगे हुए हैं दिन रात, कि कुंभ को मुझे इस बार शानदार करना है। योगी जी का कोई बयान ही नहीं है इस पे कि संभल में मंदिर हुआ, ये हुआ, कोई बयान कोई स्टेटमेंट योगी जी का नहीं है। उनका जो प्रशासनिक अमला है वो अपना काम ठीक ठाक तरीके से कर रहा है। उसे पता है कि हमें किस चीज को एड्रेस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो अधिकारी हीरो बन रहे हैं अब संभल तो। के जो दंगे हुए थे ना, उनको दंगों के ऊपर तो है उनका बयान। नहीं, वो दंगों पे तो बयान एक दिन उन्होंने दिया था जरूर। वो पूरा वो तो विधानसभा में दिया था वो। हाँ, वो तो दिया था, वो तो ओपनली, वो तो विधानसभा में तो बहस चल रही थी ना उस समय बोला था। ये हंगामा कर रहे थे ना सपा वाले, उस समय हुआ था। वो तो बोले थे, सही बात है। लेकिन उसके बाद से कुछ फिर बात नहीं हुई। उसके बाद चीजें ही दूसरी हो गई, वहां पे खुदाई वगैरह ये सब चीजें शुरू हो गई ना। तो अब मोहन भागवत मोहन जी का जो मोहन मामला, भागवत वाले पे तो बताइए सर, आपका ओपिनियन क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? मोहन भागवत चाहते मैंने क्या तो है? वीडियो बना दिए ना, दो बना दिए। मैंने वीडियो बनाया था, जो हाँ। पहला वीडियो बनाया था वो मैंने 20 तारीख को बनाया था। हम्म। और योगी आपने आदित्यनाथ तो वो बनाया वर्सेस, था ना कि वो किसकी माने हिंदू, हाँ ये बनाया था आपने तो। हाँ, किसकी माने हिंदू। उसके मेरे 3896 कमेंट्स आए उसके ऊपर। हम्म। और उस 3896 में से कोई 6 कमेंट भी मोहन भागवत जी के फेवर में नहीं है। हाँ सर, मुझे तो मेरे मेरे वीडियो पे तो मुझे एक भी नहीं मिला। मैंने तो यही कहा था कि कौन आपके हिंदुओं के मतलब कौन सही है, योगी या भागवत। मेरा भी ऐसा ही टाइटल था, तो सबने कहा कि भाई योगी सही है। और कल मैंने राम भद्राचार्य और मोहन भागवत जी का जो वार्तालाप हुआ उसके ऊपर वीडियो बनाया था। उस पर अभी तक 2000 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं, और उसमें से एक भी मैंने नहीं देखा जो राम भद्राचार्य जो मोहन भागवत जी के फेवर में हो। तो ये समझना चाहिए मोहन भागवत जी को भाई, कि जो राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं वो सही है। भाई आप जो है अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं? आपको जनता की नब्ज का ज्ञान होना चाहिए। आप जनता को नहीं हाँक सकते। जनता के हिसाब से चलना, ये आपका कार्य है। हाँ बिल्कुल सही, सही बात है। और आप वो बयान भूल गए क्या इनका, जो लोकसभा चुनाव के बाद दिया था? कोई कह रहा है कि ये नड्डा जी पे कमेंट था, कोई कह रहा था कि साहब मोदी जी पे कमेंट था। किसी पे भी कमेंट हो, अगर आपके डिफरेंसेस हैं, आपके हिसाब से पार्टी नहीं चल रही है, तो आप जाके उसकी जो टॉप मोस्ट लीडर है उससे डायरेक्ट बात करो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके अपने नंबर बनाने का क्या फायदा है? उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। क्या फायदा इस बात का? आप पब्लिक वैसे प्लेटफॉर्म पे अगर सवाल आपको खड़े ये कर रहे हो। बताएं कि उस समय जब इन्होंने बयान दिया था, हम्म। और अति आत्मविश्वास वगैरह वाली जो बातें इन्होंने बोली थी, हम्म।
उस समय पब्लिक ने इनका सपोर्ट किया था। वो सर सपोर्ट इसलिए किया था, 240 सीटें आई थी। 240 भी आई थी। लोग मोदी से उस समय रुष्ट थे। मोदी से जो रोष था, उसका ही परिणाम आपको 240 में देखने को मिला। क्योंकि ये जो सबका विश्वास वाला मामला है, उसी के कारण मोदी की सीटें कम हुई। और प्लस आरएसएस का संगठन तो है ही साहब, देखिए। वो तो आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि आरएसएस के पास एक विशाल संगठन है। अच्छा, और संगठन में जो इस समय जो मेरे पास जो फीडबैक है, वो ये है कि संगठन जो है इनका, वो 90% क्या, लगभग 95% जो है, वो तो है स्वयंसेवक। और 5% है इनके अधिकारी। जो अधिकारी में इनके प्रचारक और जो पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, वो उस हिसाब से। तो जो स्वयंसेवक हैं, उनमें से कोई 2-4% भी इनसे सहमत नहीं है। हाँ। तो इस समय इनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्वयंसेवक भी, वो मन ही मन, वो मतलब मन ही मन क्या, मतलब खुले में नहीं आता वो, लेकिन वो इनके विरोध में है कि ये बातें जो है वो आप मत करिए। और स्वयंसेवक तो जो है वो अपना एक अलग मंच बनाने की भी सोच रहे हैं कि साहब कि हम मंदिरों के लिए एक अलग मंच और बनाएं। लेकिन सर उस समय की बात जो मैं आपसे अभी बात पहले कही, लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने जो बयान दिया था मोदी जी को या नड्डा किसी के भी बारे में जो बयान दिया था, मेरे कहने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि उस चीज को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर संगठन वैसे पार्टी पब्लिक आपकी नहीं सुन रही है, नड्डा आप को भी जाइए ना पब्लिक आप। प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए था। हाँ, कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आपको नड्डा से भी कोई दिक्कत थी तो नड्डा को बुला के कहते। नड्डा तो उसके बाद 2 बार होके आए हैं नागपुर। तो आप मैं ये अपनी कह रहा बात हूँ वहां कि फेंक ये दीजिए। जो भी दिया इन्होंने, लेकिन उसके पहले नड्डा ने भी तो पब्लिकली कहा था ना। लेकिन सर अब वो भी उसके गलत बाद, है। अब आप उसके बाद देखिए, चलिए नड्डा ने तो पब्लिकली कह दिया, लेकिन नड्डा को मोदी ने तो हटाया नहीं। और उसके बाद नड्डा के नेतृत्व में तो चुनाव जीते जा रहे हैं, हरियाणा के भी और महाराष्ट्र के भी। तो इनकी थ्योरी कहां गई नहीं, फिर वो भागवत जी चुनाव की। जो जीते गए हैं, वो केवल इसलिए जीते गए हैं कि नड्डा जी को उससे अलग रखा गया। लेकिन सर जनता तो नहीं जानती है ना इस बात को कि कौन अलग है कौन नहीं। अब ये बात तो हम कह रहे हैं ना कि भाई यूपी इसलिए हारे क्योंकि टिकट योगी जी के कहने पर नहीं बटे। लेकिन आप याद कीजिए, 1 महीने तक तो योगी जी के पीछे ही लट लेके घूमते रहे सारे के सारे लोग कि योगी जी अब हटे, योगी जी अब हटे, आज दिल्ली बुला लिए हैं, आज वो बुला लिए हैं। तो पब्लिक में तो परसेप्शन उल्टा जाता है ना, जनता और विपक्ष को तो बात कहने का मौका मिलता है ना। और मोहन भागवत के ऊपर तो बड़े कटाक्ष जो विपक्ष वाले नेताओं के मैंने देखे हैं, इस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई ये दोगली बात करते हैं। ये लोग उन्हीं पे उनको उल्टा कह रहे हैं कि भाई ये कहते जरूर है ऐसा, लेकिन ये नहीं चाहते कि ऐसा करा जाए। इसका उल्टा ही करते हैं ये, वरना पार्टी से बात कर ले, रोके मोदी और योगी को क्यों नहीं रोक रहे हैं। लेकिन ये सुनते तो नहीं है ना। हाँ। लेकिन योगी जी का साफ ग्राफ तो बढ़ता चला जा रहा है। योगी को रोकना इम्पॉसिबल है, कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता। योगी जी का तो सर सबसे बड़ा तो देखिए क्या होता है, कुछ चीजों का जो होता है ना, एक वो ठप्पा लगना बड़ा जरूरी होता है। और जो 7 बाई इलेक्शन जीते हैं, 7 सीटें, उस पर तो इतना जबरदस्त लगा है। और ये तो सारी कहानी कायदे से आप देखिए ना, संभल से ही जुड़ गई है ये भी। कुंदरकी वाला सबसे मेन रहा, कुंदरकी और संभल की कहानी सब जानते हैं, विधायक सांसद सारी तो स्टोरी वही मिलती जुलती है। तो योगी जी के तो अनुरूप जिसे कहना चाहिए ना, मैंने तो वीडियो भी बनाया था कि चमत्कार तो संभल में अपने आप हो रहा है। योगी जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सब उनके अकॉर्डिंग अपने आप ही होता चला जा रहा है, माहौल बन रहा है पूरा। हाँ, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और साथ में अब महाकुंभ और आ गया, लो आप। महाकुंभ में आप देखिए क्या क्या होगा। अच्छा, महाकुंभ के बारे में तो एक बहुत बड़ी जो घोषणा योगी जी ने करी है सर, मैं तो बड़ा मतलब कई बार सोचता भी हूँ कि यार ये चीज किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आई। महाकुंभ के बारे में योगी जी ने ये कहा है कि मेरे ख्याल में, मैं उसका सही वो भूल गया कितना, 2000 कुछ स्क्वायर फीट की एक महा किचन योगी जी बनवा रहे हैं वहां पे। और उसको ये तय कर दिया कि यहाँ पर जो भी तीर्थ यात्री आएगा,
अगर उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा या वो नहीं खाना चाहता या उस पर पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, दिन भर फ्री खाना, दिन भर फ्री खाना जब तक कुंभ चलेगा। बहुत बड़ा फैसला है। और उसमें ये भी कह दिया अभी से ही कि क्वालिटी टेस्टिंग उसकी टॉप क्लास का खाना चाहिए, एकदम देसी घी का बढ़िया वाला, यहां तक कह दिए हैं। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, वो वहां पे 10 दिन रह के आए हैं, सारी तैयारियों पे वो किताब विताब लिखने की भी प्लान कर रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि भाई इतने बड़े लेवल पे तैयारी हो रही है कि बस कमाल है। शायद ये तो मतलब योगी जी का भी अपना अपना महाकुंभ है। ये महाकुंभ तो वैसे है ही, योगी जी का भी अपना महाकुंभ है। वो प्रेस्टीज का सवाल बना लिया इन्होंने इसे बिल्कुल। हाँ, हाँ, लेकिन ग्राफ वाली बात है ना, तो महाकुंभ के बाद ग्राफ और ऊपर चढ़ेगा। बिल्कुल। तो फिर जब ये बात हो जाती है, जब ये इस तरह की बात आई, संभल चल रहा था और उसके बीच में मोहन भागवत जी इस तरह की बात बोलेंगे, तो नेचुरली फिर लोग ये कंक्लूजन लगाएंगे कि साहब कि ये कहीं योगी जी को तो नहीं खींचना चाहते हैं। लेकिन अब योगी जी किसी के खींचे खींचेंगे क्या? सर योगी जी तो मेरा मानना है कि आज की स्थिति में तो अगर बात करें, योगी जी इन सब की पहुंच से बाहर हैं, जिस लेवल पे वो हैं। और जनता के बीच में, यूपी की जनता के बीच में तो उनकी लोकप्रियता है ही। मैं देख रहा हूं बाहर के स्टेट्स में भी उनके प्रति जबरदस्त समर्थन है। तो आप इसको नकार नहीं सकते, इन सब चीजों को लक्षण होते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे ना, तो नरेंद्र मोदी का नाम 2-3 साल से सर चलना शुरू हो गया था, आप याद कीजिए उस समय भी। और लोग कहते थे कि यार जैसा गुजरात का मुख्यमंत्री है ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, लोग कहते थे उस समय भी। ये बात हो रहा है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय की स्पीच, उनके वीडियोस वायरल नहीं होते थे। आज योगी जी कहते हैं तो उसके 50 वीडियो बन के सोशल मीडिया पर चलने लगते हैं। तो आज का माहौल भी तो बदला हुआ है। आजकल एक हर आदमी के पास प्लेटफॉर्म भी तो बहुत सारे हैं ना अपनी बात को कहने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए। और योगी जी को उसका पूरा पूरा लाभ आज की तारीख में मिल रहा है। जी हाँ, और आइए थोड़ी बात हम कर लेते हैं हमारे राहुल बाबा की भी। मैं तो पूछने वाला था सर, अभी जो है ये छोले भटूरे खा के है कनॉट प्लेस में बैठ के मम्मी जी के साथ, तो ये क्या मना के है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने एडवांस में क्रिसमस मनाया वहां पे। क्रिसमस तो मनाया ही जाता है साहब, आखिरकार कैथोलिक फैमिली है तो क्रिसमस नहीं मनाएगी क्या? हाँ, क्योंकि हमने देखा कोई हिंदुओं का तो कोई त्योहार था नहीं आजकल। तो इन्होंने जो है एडवांस में, लोग जो उसे इसी तरह से देख रहे हैं कि क्योंकि वो रॉबर्ट की मम्मी भी थी उसमें और सोनिया जी भी थी, राहुल गांधी, प्रियंका, भांजी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब लोग थे। तो उसका लोग यही कह रहे हैं कि साहब ये खा तो फोटो तो डाल दिया छोले भटूरे के, लेकिन पता नहीं और क्या क्या खाया उन्होंने वहां पे। राहुल गांधी को तो छोले भटूरे कहाँ अच्छे लगते हैं, तो उसे तो लालू वाला मटेरियल चाहिए। तो राहुल राहुल गांधी को तो वो पसंद है ना जो लालू जी बनाते हैं, खड़े होके अपने हाथ से सही बात है। उसमें इतनी काली मिर्च डाल दी, इतना तेज पत्ता उछाल उछाल के जो डालते हैं, वो पसंद है राहुल और गांधी को। वो भी सावन के महीने में। सावन के महीने में। तो वो तो, लेकिन ये जो इन्होंने जो है वो आंदोलन छेड़ा है, इस पर आपका क्या विचार है? इस आंदोलन से क्या ये सोचते हैं कि ये क्या कर लेंगे? अब मुझे तो देखिए ऐसा लग संजय रहा जी, है कि मुझे ये आंदोलन इनके जो स्वयं इंडी सेना के जो और दल हैं, उनके ही प्रतिस्पर्धा में छेड़ा गया दिखता है। सर देखिए, अब आंदोलन की तो बात कुछ है नहीं, लेकिन देखिए मैं तो एक बात हर बार आपके चैनल पे ये बात अक्सर कह देता हूं, मैं आज फिर वही बात कहूंगा कि दरअसल राहुल गांधी को किसी चीज की चिंता नहीं है। जिस आदमी को लॉ एंड ऑर्डर का भय खत्म हो जाता है ना, और वो ये समझने लगता है कि मैं इस देश के कायदे कानून उन सबसे ऊपर हूं, तो सर फिर वो इसी तरह से करता है जैसे वो करता है। लोग, समीक्षा करने वाले और जो एनालिसिस करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतनी कटसी तो दिखानी चाहिए थी कि उसने वो एमपी को धक्का दे के गिरा दिया, उसके चोट लगी, हालचाल पूछ ले। वो बिल्कुल नहीं पूछेगा ये। और वहां पे जिस जगह पे वो हो रहा था सर, इस तरह से सीढ़ियां हैं और दो तरफ से सीढ़ियां ऐसे जा रही हैं सबवे टाइप की, कि अगर वहां आप सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं तो साइड वाली सीढ़ियों से उतर के आप चले जाओ।
राहुल गांधी डेस्परेटली उधर से घुसा, कहने उसे लोगों ने कहा भी, उसके सिक्योरिटी वालों ने भी, लोगों ने भी, जो वहां पत्रकार थे वो बता रहे थे कि साइड से चलते हैं, वहां पर बीजेपी वाले बैठे हुए हैं। उसने कहा मैं डरता हूं किसी से। वो वहां से निकला है और उसी निकलने में जब उसके सामने वो लेडी, वहां की जो सांसद है, वो नाम भूल गया मैं क्या है उनका, जो राज्यसभा की बीजेपी की, तो वो जब सामने आ गई ना, तो उसके बाद तो वो धक्का देके सबको निकले कि मैं देखता हूं कैसे मुझे रोकते हैं। तो आप ये देखिए कि एरोगेंस कितना है। और सर देखिए उसको रिपोर्ट दर्ज हुए मेरे ख्याल में 4 या 5 दिन हो गए हैं। निशिकांत दुबे, ये अनुराग ठाकुर, सारे के सारे एफआईआर लेके गए थे, वहां पे लिखवा के आए पार्लियामेंट स्ट्रीट में, तो कुछ हुआ तो है नहीं है इसमें। तो सर जिन लोग अगर ये लोग कुछ करते ही होते तो राहुल गांधी के हौसले इतने बड़े नहीं होते। तो यही तो बात कहना चाह रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं। मैं सर पहले दिन से यही बात कहता हूं कि जितने भी इनके मामले होते हैं सब राहुल गांधी को, तो आप ये बताइए ना, इनका जो ये सदस्यता वाला मामला था वायनाड वाला भी, ये भी कितने दिनों तक लटका रहा, साल भर तक लटका रहा यह मामला भी। कभी इस कोर्ट से उसमें, उस कोर्ट से उसमें, उस कोर्ट से उसमें, कहानी ऐसे चलती रही है, वरना इतनी देर थोड़ी लगती है इसमें। तो उस आदमी को ये एक इस बात का श्योर हो चुका है कि ये तुम पे हाथ नहीं डाल लेंगे। और इन लोगों को ये लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी पे हाथ डाल लेंगे तो वो इंदिरा गांधी की तरह पॉपुलर हो जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है, कोई पॉपुलर नहीं होगा। अब उल्टा सोच रहे हैं लोग आपके बारे में कि भाई आप जो है राहुल गांधी से घबराते हैं हाथ डालते हुए, राहुल गांधी पे आपने उसको जो है अभेदान दे रखा है। ये लोग अब सोचने लगे हैं कि वो कुछ भी करेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर करे, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर करे। इसीलिए तो उसके हौसले इतने बड़े हैं। बिल्कुल। ये सारी समस्या आरंभ कहाँ से होती है? सारी समस्या शाहीन बाग से शुरू होती है। जब शाहीन बाग में एक सिंपल सा धरना, एक सिंपल सा रास्ता रोको आप नहीं उठवा पाते हैं और उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने लगते हैं, तब लोगों को ये पता चल जाता है कि साहब कि इन तिलों में तेल नहीं है, इन हाथों में दम नहीं है। और उसके बाद फिर वो लगातार आपको टेस्ट करते रहते हैं और लगातार आप उन टेस्ट में फेल होते रहते हैं। हाँ, उसके बाद ये कृषि कानूनों वाला नहीं हुआ था, उसके बाद ये भी हुआ, कृषि शाहीन कानून बाग के वाला बाद। हुआ 26 जनवरी का हुआ। और उसके हाँ, बाद जब योगी जी उठाने जा रहे थे तिकैत को, रो रहा था वो जोर जोर से, ऊपर से तब फोन वहां आ से गया। कह दिया फोन करके कि हाँ, मत उठाओ। अरे भाई, हाँ, अब चूंकि योगी जी को फोन वहां से अब नहीं जाते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल पक्की और सर ये सूचना दे बात रहा हूं। राकेश, ये बात सर राकेश टिकैत को पता लग गया, देखा वो वीडियो कैसे भागा कि भाई यूपी की बिल्कुल, पुलिस के हत्थे न चढ़ जाऊं। वो उससे सिद्ध हो गया कि साहब अब वहां से जहां के फोन सुन लिया करते थे योगी जी, अब वहां से फोन नहीं जाते हैं। हाँ, योगी जी नॉट रीचेबल हो गए हैं साहब, वीडियो के टाइटल में लगा दीजिए आज के। तो योगी योगी जी जी नॉट 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 रीचेबल। रीचेबल। मैं जी। आपको बता रहा हूँ साहब, हाँ, तो 7 ऐसे व्यक्ति चुनाव के तुरंत बाद हटा दिए गए सीएमओ से, जो कि आंख हाँ, नाक आपने कान बताया थे। था। आपने बताई भी थी ये बात। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई, अच्छा योगी जी का क्या है साहब, योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी की कोई विशेष परवाह नहीं है। क्योंकि यदि परवाह होती तो इस तरह काम नहीं करते। कह रहा भैया मैं तो संत हूँ और जो उचित होगा राज्य हित में, राष्ट्र हित में, हिंदू हित में, प्रजा हित में, वही करूँगा। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही है। और नहीं, थोड़ी बहुत उसमें देखिए, योगी हाँ, योगी योगी जैसे लोग जो है ना, ये सारी वास्तव में इस तरह के लोग है भी नहीं कि भाई इन्हें किसी कुर्सी का लालच है या कुछ भी है। इस तरह के है ही नहीं लोग ये। और ये जो भगवा पहनते हैं और संत हैं, उसका तो बेसिक ही यही होता है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ के जो है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचें। तो योगी जी तो उसी लाइन पे हैं अपनी। सही बात है ये। बल्कि कुछ लोग जो हैं उनके निकट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो तो अपने निकट सर्कल में तो उन्होंने कह दिया था कि भाई यदि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की ही बात नहीं करेंगे तो कैसे चुनाव जीतेंगे। कि भाजपा का जो यूएसपी है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, और आप उसकी बात ही नहीं करना चाहते। आप केवल 400 पार कहना चाहते हैं, तो उससे तो कैसे जीता जाएगा। सर वही हुआ। आपने वो वीडियो देखा है नहीं आपने, इकरा हसन का क्लिप? हाँ,
हैं हाँ, देखिए, सर, देखिए। वो इन सब जो 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 अब तक ये करते आए ना, उन सब चीजों पे कहते हैं ना टाइट स्लैप, वो है वो लड़की। मैं उसके फादर को बड़े अच्छे तरह से जानता था, और बड़े बहुत पॉपुलर लीडर थे, मुनव्वर हसन हमारे मित्र थे। उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उनके नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो सबसे कम उम्र में राज्यसभा, लोकसभा, विधायक सब कुछ बन गए थे, एमएलसी सब कुछ 40-41 साल की उम्र में ही, सारे के सारे रिकॉर्ड है। ओनली 1 पर्सन मुनव्वर हसन के नाम। पूरी फैमिली पॉलिटिकल है उनकी। उनके फादर थे मुनव्वर हसन के अख्तर हसन, वो कांग्रेस के सांसद रहे कैराना से। मुनव्वर हसन सांसद रहे, राज्यसभा के रहे। इनकी इकरा हसन की माँ, ये तो लंदन में पढ़ी हमेशा, पहले डीयू में पढ़ी और उसके बाद लंदन में पढ़ी है। और आप अब उनका वो देखिए जरा, जिस तरह का वक्तव्य है उनका। ये बात तीसरी या चौथी बार उसने ओपनली कही है। उस पे द वायर पे आरफा खानम शेरवानी ने लगभग 6-7 महीने पहले एक इंटरव्यू करा था इकरा हसन का। उसमें ये बात कही थी कि 3 तलाक से तो मुस्लिम महिलाओं के लिए परेशानियां बढ़ी हैं, क्रिमिनल केस ना हो जाए इसलिए, इस वजह से लोग तलाक ही नहीं देते हैं, और महिलाओं को परेशान अलग से होना पड़ रहा है। तो वो ये बात बार बार कह रही है, तो लोगों की आंखें नहीं खुलती हो, तो वीडियो वगैरह वायरल हो जाते हैं, तो हम जैसे लोगों तक ये बात पहुंच जाते हैं। आज के तारीख में अगर देश की बात करें, पॉलिटिकल सेटअप की अगर मैं बात करूं, तो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, यंग, अनमैरिड, फॉरवर्ड सांसद, महिला सांसद कोई है नहीं विपक्ष में। आप देखिए, इवन सत्ताधारी पार्टी में भी कोई नहीं है। कंगना रनौत भी उससे बहुत बड़ी है। तो उस वो खुलेआम कह रही है। जब आप किसी कंजर्वेटिव सोच वाले व्यक्ति से अगर आप सोचें कि कोई पुराना है, ओवैसी टाइप का बूढ़ा, वो अगर ये बात कहे तो समझ में आती है। लेकिन आप जिनके लिए करना चाह रहे हैं, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, जिनके लिए आप करना चाह रहे हैं उनकी सोच क्या है, आप ये तो सोच देखिए ना। वो वही वाली बात हुई कि साहब की न खुदा ही मिला न विसाले सनम। मिसाल सनम। ये जो है वो हलकान हुए जा रहे हैं कि साहब पे किसी तरह से हमारे झोली में कोई मुसलमान का वोट आ जाए, आहा हा हा, हम तर जाएंगे। और मुसलमान के वोट आते कैसे हैं? योगी मेथड से। कुंदरकी में आए जैसे। मैं कब से कह रहा हूं कि तरीका वही है, और योगी ने वो तरीका अपनाया। अब उन्होंने देसी और विदेशी मुसलमानों में लड़ाई करा दी। शेख पठान एक तरफ, तुर्क एक तरफ, और वो जो है वह आपस में तमंचे चल गए। 5 पठान मारे गए, और वो तुर्क वर्सेस पठान के चक्कर में वो दंगा हो गया। अब दंगे करने वाले जितने भी हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए, वो रोते घूम रहे हैं कि साहब की किस घड़ी में हमने ये पत्थर चला दिए। हाँ, उन्हें तो एक एक चवन्नी भी नहीं दी किसी ने। वरना पहले आप याद कीजिए, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं लंबे समय तक। ऐसी कोई भी घटना होती थी, सबसे पहला काम सरकारें यही करती थी कि उन्हें जो है 5 लाख रुपए हर परिवार को देंगे, 3 लाख रुपए हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, तो मनमोहन सिंह, राहुल गांधी आए थे मुजफ्फरनगर, कह के गए थे, वो सरकारी नौकरी दी थी। एक पत्रकार की डेथ हो गई थी, उसमें गोली लग गई थी। तो यहाँ तो योगी जी ने तो उसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये तो हमलावर थे, ये आपसी उसमें मारे गए। और अखिलेश यादव पार्लियामेंट में चिल्ला रहे हैं कि कुछ नहीं दिया। अरे भाई, नहीं दिया, तुम दो ना अपनी तरफ से। अरविंद केजरीवाल नहीं देते क्या 1-1 करोड़ रुपए? क्या क्या दे रहे हो तुम? तो समाजवादी पार्टी के खाते से दो, राहुल गांधी से कहो कि वो दें अपने खाते से। क्यों नहीं दे रहे हो? दो। सरकार से क्यों दिलवाना चाहते? सरकार के लिए तो वहां उन लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी की थी, तो सरकार क्यों देगी उनको हर जाना? वो तो सरकार के जो अधिकारी और जो फोर्स गई हुई थी उसका विरोध कर रहे थे वहां। तो उन्हें सरकार हजाना क्यों दे जो वहां अव्यवस्था फैला रहे हैं? ये पहली बार देखने को मिल रहा है। वरना यहाँ तो तुष्टीकरण की नीति इतने साल, 30 साल के करीब से, तो हमारे भी याद है जो हम देख रहे हैं। कहीं भी दंगा होता था तुरंत जाते थे वहां पे अधिकारी, और डीएम के पास तो राइट्स भी होते हैं। वो 1-2 लाख रुपए तो देने के राइट्स होते हैं ना। वो कौन सा फंड होता है घर जिले में, उससे तुरंत दे देता है डीएम। अब कोई भी डीएम कुछ नहीं देता, एक चवन्नी नहीं दे रहा कोई किसी को। ऊपर से खालिस्तानियों वाला दर्द और आ गया। हाँ, वो एनकाउंटर वाला। जी उसका भी दर्द है अखिलेश बाबू को। सर, उसका तो होता रहो दर्द।
असली दर्द तो इन लोगों का संभल का ही अभी चल रहा है फिलहाल, कि भाई दर्द संभल तो में जो है कुंदरकी का है, सही पूछिए तो। हाँ है तो कुंदरकी का। अच्छा वो एक बात और बताऊं मैं आपको, इनके एक हम्म, राज्यसभा के एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, जावेद अली खान, पढ़े लिखे सांसद माने जाते हैं। तो कपिल सिब्बल ने अभी उनका इंटरव्यू लिया अपने चैनल के लिए, तो उसमें वो बड़ी किताब विताब लेके आए थे संभल के बारे में, वो संभल के रहने वाले हैं जावेद अली। तो उनका ये कहना था कि साहब ये मामला तो 1877 में हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया था। कोई छेदा लाल या किसी ने केस किया था कि यहाँ पे मंदिर है, और हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि नहीं कोई मंदिर वंदिर नहीं है, और ये तो केवल कुंदरकी का चुनाव जीतने के लिए सब प्लान किया गया। वो डेट पीछे हटवाई गई यहाँ के यूपी के बाईपोल की, और ये सारा उसमें फैसला आने वाला था कोर्ट का कि वहां पे सर्वे करिए जाके, उस तरीके से माहौल बनाया गया। ना ये तो सारा चुनाव के बाद हुआ है। नहीं हुआ तो है वो, उसका ये कहना था कि वो मतलब डेट मेरे ख्याल में 20 नवंबर को हुआ ना, और 24 को ये घटना हो गई, 4 दिन बाद ही। तो उनका कहना था कि कोर्ट का आदेश आ गया था कि वहां पे जाके सर्वे कराइए। तो ये प्लान था इनका, क्योंकि ये जानते थे कि वहां पे ऐसे डिसीजन आने वाला है कि सर्वे सर्वे टीम वहां पे भेजी जाए। ये बात उसने एक इंटरव्यू में ओपनली कही है कि ये कुंदरकी का चुनाव और बाईपोल जीतने के लिए ये सब तमाशा चल रहा था, कि वहां पे हर जितनी भी पार्टियां थी उसमें मामले में सबका वकील वहां पहले मौजूद था, वरना डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में सबके वकील कहाँ मौजूद रहते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में तो बैठे भी रहते हैं हर पक्ष के, वहां कहां से आगे। वो अलग ही कहानी लेके आया था जावेद अली। हाँ वो तो ठीक है, वहाँ पे तो हम्म। स्थितियाँ भी तो आपको पता है, संभल में ना डीएम का ऑफिस है, ना एसपी का ऑफिस है, हाँ वहां तो कुछ और है ही ना नहीं अभी। डीजे का ऑफिस है। अरे सर ये तो संभल वगैरह तो मायावती ने अब बनाए हैं, वो ये बागपत वगैरह जब ये बनाए थे, ये तो उससे भी पहले बन गया था बागपत। तो बागपत में तो अभी 3 साल पहले कलेक्टेड बनी है। ऐसे ही बनती है क्या सेटअप, सरकारी सेट मशीनरी का ऐसे ही थोड़ा ही हो जाता है एक दिन में। डीजे डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बैठता है चंदौसी, हाँ। और डीएम और एसपी बैठते हैं बहजोई। हम्म। और बाकी जो है तो मुरादाबाद में ही होंगे। और झगड़ा सारा है संभल में। लोग समझ रहे हैं कि सब कुछ संभल में होता है। खैर ये तो है, लेकिन चल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है जिस तरह से, जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश जा रहा है। मुझे लगता है अब सारे के सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको रास्ता तो दिख रहा है कि भाई रास्ता तो यही है, एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे ही। रास्ता तो इसी तरफ से होके जाता है, भले ही मोहन भागवत जी कुछ भी कहते रहे। जी बिल्कुल। देखिए ऐसे ही जो इस समय देश का माहौल है, और जो जनता, जैसे कि आप शुरू में कह रहे थे कि जनता की भावनाओं के खिलाफ अगर आप कुछ भी बात करेंगे, सेंटिमेंट्स तो यही है जो आपने बात कही, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। आप इस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे, और मेरा मानना है कि आप आज के दौर में अप्रासंगिक भी कहलाए जाएंगे। हाँ, कह दिया ना, रामभद्राचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ, उनको कोई ज्ञान नहीं है। अगर रामभद्राचार्य जी ने तो अब एक तरह से उसे ऑथेंटिकेट किया, लेकिन एक आम नहीं, अगर कॉमन इस आदमी जो तरह कह की रहा है। बात सुननी पड़े सरसंघ चालक के लिए तो ये शर्म की बात है, ये पूरे संघ परिवार के लिए। रामभद्राचार्य जैसा इतना ज्ञानी विद्वान संत, हाँ। जो नेत्रहीन होते हुए भी उनकी जितनी डिग्रीज और जितने उनके क्वालिफिकेशंस हैं सारी की सारी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, वो तो है जिसको हम कह सकते हैं कि अनंत मेधा के धनी हैं, और वो ये कह दें कि साहब मोहन भागवत को कोई ज्ञान नहीं है। और कह सकते हैं कि भाई मोहन भागवत आए थे उनके तुलसी पीठ में, हम्म। वो थोड़ी गए थे कोई मोहन भागवत के पास। आपको हाँ। ध्यान हो, मोहन तुलसी पीठ में उनके कार्यक्रम हुआ था चित्रकूट में, तो मोहन भागवत जी वहाँ गए थे और बड़ा अच्छा हिंदुओं के पक्ष में भाषण भी दिया था वहाँ। मोहन भागवत जी का तो ऐसे ही है सर, अब तो मुझे इनके बारे में ये लगने लगा कि ये एक बार कुछ कह के सुर्खियों में आ जाते हैं, फिर अगली बार उसका जो है खंडन कर देते हैं, फिर कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे कहा था। इनकी तो इस तरह से जो है बात जन चुकी है। आपको याद होगा एक समय आरक्षण को लेके ये कुछ का कुछ कहने लगे थे।
हाँ, चुनाव के बीच में, बिहार चुनाव के बीच चुनाव में। के बीच में बिहार में तो कितना नुकसान बीजेपी का तो मानना यही है कि मोहन भागवत के एक बयान से बीजेपी चुनाव हार गई थी वहां। हम्म। तो सोचना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए सब। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी नमस्कार। जयपुर डायलॉग के दर्शकों से निवेदन, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें भाई। अवश्य अवश्य अवश्य। बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं किया है।